जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पढ़ लिया था गुप्त साम्राज्य की राजनीति, उसके स्रोत, जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। आज हम पढ़ लेते हैं कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था। देखिए, जैसे हमने मौर्यों का प्रशासन देखा कि उनका प्रशासन अति केंद्रीकरण पर आधारित था, आज हम गुप्तों का प्रशासन देखेंगे कि इनका प्रशासन कैसा था। तो देखिए, गुप्त जो प्रशासन था उसमें दो ही प्रवृत्तियां सबसे पहले आपको मिलेंगी। किसकी मिलेंगी? एक तो मिलेगी आपको विकेंद्रीकरण और दूसरी मिलेगी आपको प्रवृत्ति इसमें सामंतवाद की। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुप्त राजा जो थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सम्राट से बढ़कर के क्या थे? सामंतों के राजा थे। तो अब वो स्वयं भी एक सामंत जैसे ही थे, लेकिन सामंतों के बीच में वो श्रेष्ठ थे। तो अब जो सामंत है, देखिए सामंत क्या होता है कि छोटे छोटे भूभाग पर जिनको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? सामंत बन जाते हैं। तो गुप्तों में क्या हुआ कि भूमि अनुदान की परंपरा शुरू हो गई और उसके बाद सामंत ज्यादा ही उत्पन्न हो गए। साथ में विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि मौर्य साम्राज्य में तो जो सब कुछ शासक के ऊपर ही निर्भर करता था, शासक ही जो प्रशासन है उसका सर्वोच्च होता था। और गुप्तों ने क्या किया कि गुप्तों ने अपना जो सामंत थे उनके बीच में शासन को बांट दिया और सामंत शासन कैसा हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। देखिए, केंद्रीकरण मतलब एक शासन का एक ही ध्रुव या छोर, विकेंद्रीकरण मतलब अनेकों छोर। यानी अगर हम कहें कि जब शासन राज्यों में बांटा गया है, अगर आप हिंदुस्तान की संरचना के आधार पर देखना चाहते हैं तो अगर शासन राज्यों में बांटा गया है तो विकेंद्रीकरण हो गया, और अगर केंद्र के पास है तो केंद्रीकरण हो गया। और भारत में आपने देखा है कि आर्टिकल 40 के अनुसार जब ग्राम पंचायतों का गठन बताया था मैंने आपको भारतीय संविधान में भी, तो वो क्या है? वो है कि शासन का विकेंद्रीकरण। और इसी प्रकार गुप्तों ने भी क्या कर दिया? शासन का विकेंद्रीकरण। और जो ये शासन की छोटी छोटी इकाइयां हैं ये क्या कहलाए? ये सामंत कहलाए। और इनका जो तंत्र है वो क्या कहलाया? सामंतवाद कहलाया। अब दूसरी बात क्या है कि राजा ही क्या था? सर्वोच्च अधिकारी। राजा सर्वोच्च अधिकारी। और ये क्या करता था? ये उपाधियां लेता था। किस किस की उपाधि ली इसने? परम भट्टारक, ठीक है। इसके अलावा इसने परम भागवत, ठीक है। इसके अलावा ली इसने एकराट। उपाधियां देखिए आप इसकी क्या क्या उपाधियां हैं। एकराट, महाराजाधिराज। उपाधि क्या है इसकी? महाराजा धीराज। देखिए, परम भट्टारक यानी भट्टारकों में भी परम, सामंतों में भी क्या हुआ है? परम हो गया। परम भागवत, भागवतों में भी परम यानी सर्वश्रेष्ठ। एकराट, सारे राजाओं का एक राट, राजाओं से भी बड़ा क्या होता है? राट। और राट क्या है? इसका एक ही साम्राज्य। और महाराजाधिराज यानी जो छोटे राजा है वो तो अधिराज हो गए, ये उनका भी क्या है? उनका भी महाराजा है, या फिर जितने भी महाराजाएं हैं उनका भी क्या है? अधिराज है, उनसे भी बड़ा राजा है। ये तो क्या हो गया इसमें राजा के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में। अब बात देखते हैं इसके मुख्य अधिकारी। जैसे हमने मौर्य प्रशासन के मुख्य अधिकारी देखे थे, वैसे ही हम यहां पर भी क्या देखते हैं? मुख्य अधिकारी, प्रमुख अधिकारी। अब देखिए, जो इसके मुख्य अधिकारी हैं वो कौन कौन है? तो प्रमुख अधिकारी हो गए, एक तो महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि गुप्त प्रशासन के जो अधिकारी होंगे ना, इनमें ज्यादातर के आगे महा लगा होगा, तो कम ही प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अब हमें तैयारी तो इसकी करनी ही होगी। क्यों? अगर इसमें से पूछ लिया तो आपको पता तो होना चाहिए कि गुप्त प्रशासन के अधिकांश अधिकारियों के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? महासंधि विग्राहक। ये किसका है? यह है संधि, युद्ध एवं विदेश विभाग का क्या है? प्रमुख है। विदेश विभाग का प्रमुख है। कौन है? महासंधि विग्राहक। दूसरा क्या है? महाबलाधिकारी।
कृत। महाबलाधिकृत क्या हो गया आपका? सेना से संबंधित। किससे? सेना संबंधित। देखिए आपको अच्छे से खुद को ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे संधि विग्रह है, तो ये क्या है? संधि युद्ध। देखिए संधि कब होगी? जब युद्ध होगा, और युद्ध किसके साथ? ज्यादातर विदेशों के साथ होते हैं। महाबलाधिकृत, जहाँ पे बल आ गया वो सेना हो गया। इसके अलावा महादंड नायक, महादंड नायक। अब महादंड नायक क्या हुआ? न्यायाधीश हो गया। क्या हो गया? न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अलावा है दंडपाशिक। इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके आगे महा नहीं लगा हुआ। अब दंडपाशिक जो है वो क्या है? पुलिस। क्या है? देखिए महादंड नायक तो जज हो गया, दंडपाशिक क्या हो गया? पुलिस हो गया। रणभांडागारिक, रणभांडागारिक ये क्या है? सैन्य अभियानों में किसकी? राशन की व्यवस्था करने वाला। सैन्य सामग्री की व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था करने वाला। मतलब जब युद्ध में जाएंगे तो सेना को चाहिए, क्या चाहिए? भंडार चाहिए। तो भंडारण यानी युद्ध, और युद्ध में भंडार का काम करने वाला, तो सैन्य सामग्री की व्यवस्था करने वाला। इसके अलावा है महासेनापति, महासेनापति। अब महासेनापति क्या है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। देखिए जो ये है महासेनापति, ये तो क्या है? ये हो गया आपके जैसे जल सेना, थल सेना का प्रमुख। और ये महाबलाधिकृत क्या है? ये सेना से भी संबंधित, यानी, और ये भी क्या है? मुख्य अधिकारी है। तो ये आज के सीडीएस जैसा हो जाएगा। अगर आप इसको वर्तमान में देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये क्या है? आर्मी चीफ। ऐसे समझ लीजिए आप इसको कि ये तो आर्मी चीफ हो गया, और ये क्या हो गया? सीडीएस हो गया, मुख्य हो गया। और ये क्या होगा? ये हो गया सीजेआई जैसा। किसके जैसा? सीजेआई जैसा। ये क्या है? ये पुलिस विभाग में डीजीपी या कमिश्नर जैसा हो गया। ये सैन्य सामग्री व्यवस्था करने वाला। ये संधि, युद्ध और विदेश विभाग, एक तरीके से आप कहें तो इसको फॉरेन सेक्रेटरी कह लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया महासेनापति के बाद कुमारामात्य, कुमारामात्य। अब ये क्या है? ये है प्रशासनिक अधिकारी। क्या है? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। अब आप इसको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हो तो ये क्या है आजकल का? आईएएस। क्या है? आईएएस जैसा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। नेक्स्ट है महाअक्षपटलिक। कौन है दोस्तों? महाअक्षपटलिक, यानी कि जो लेखा है उनको सुरक्षित रखने वाला। महाअक्षपटलिक। तो ये क्या करेगा? ये करेगा लेखा विभाग को, लेखाओं को सुरक्षित। तो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, लेखा विभाग में सर्वोच्च। तो आजकल का अगर आप देखिए मैं आज की जो हिंदुस्तानी प्रशासन व्यवस्था है उसी से इसको मैं जोड़ रहा हूं कि वो सीएजी हो गया एक तरीके से, लेखा विभाग का सर्वोच्च। इसका दूसरा काम क्या था? भूलेखों को सुरक्षित रखना, यानी कि भूलेखों को बनाए रखना। तो ये काम कौन करेगा? एक तरीके से आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का अधिकारी करेगा। फिर क्या है? भटाश्वपति। अब ये क्या है? ये अश्व सेना का नायक है। क्या है? अश्व सेना का नायक। अब इसको मैं किसी भी चीज से नहीं जोड़ पा रहा हूं वर्तमान में। और एक क्या है? विनय स्थिति संस्थापक, विनय स्थिति संस्थापक। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? दोनों के आगे महा नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई भी इसको पूछ सकता है। ये फिर भी अश्वपति से समझ में आ जाएगा आपको, अश्व सेना का नायक। और ये है विनय स्थिति संस्थापक, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला, शांति व्यवस्था
बनाए रखने वाला अधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके प्रमुख अधिकारी। अब है देखिए, गुप्त शासन में नौकरशाही की क्या है, दो प्रवृत्तियां मिलती हैं। क्या है, नौकरशाही की दो प्रवृत्तियां, दो प्रवृत्तियां। अब नौकरशाही की दो प्रवृत्तियों में से एक तो क्या है, एक व्यक्ति और एक से अधिक पद। एक व्यक्ति को क्या मिलेंगे, एक से अधिक पद। ठीक है, तो ये कौन है, ये है हरिसेन। देखिए उस समय के लोगों के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, हरिसेन को क्या किया था, समुद्रगुप्त ने अपना क्या बनाया था, कुमारामात्य। हरिसेन को क्या बनाया था समुद्रगुप्त ने, कुमारामात्य। किस किस पद पे था आप देख लीजिए, कुमारामात्य, महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक और महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, और दूसरी प्रवृत्ति क्या मिलती है, पदवंशानुगत। क्या है, पदवंशानुगत। देखिए जो हरिसेन है और वीरसेन, ठीक है, जो हरिसेन के पिता हैं, तो हरिसेन के पिता क्या है, ध्रुवकृति। क्या है, ध्रुवभूति का पुत्र, यानी इसके पिता भी इन पदों पर मौजूद थे। और वीरसेन किसका है, शिखर स्वामी का पुत्र, शिखर स्वामी का पुत्र। यानी शिखर स्वामी जिस पद पे था वही पद किसको मिला, उसके पुत्र वीरसेन को। और ध्रुवभूति जिस पद पर था वही किसको मिला, उसके पुत्र हरिसेन को। हरिसेन को समुद्रगुप्त ने क्या क्या पद दिए, कुमारामात्य, महासंधि विग्रह और महादंड नायक। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर है। और ये तो जो ये दो पद हैं, ये तो आजकल के वैसे भी जो कलेक्टर होता है, आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक मामलों का अधिकारी, और उसको ही डीएम भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब बात करेंगे हम इसके प्रांतीय प्रशासन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन की। अब जो प्रांतीय प्रशासन है, तो देखिए प्रांतों को किसमें बांटा गया है, भुक्तियों में। प्रांतीय प्रशासन, अब प्रांत जो है किसमें बांटे गए हैं, तो प्रांत किसमें बांटे गए हैं, भुक्ति में। एक सेकेंड, यहां पे देखिए आप, प्रांत किसमें बटे हैं, भुक्तियों में। यानी भुक्ति क्या है, जिले हैं। अब भुक्ति का जो अधिकारी है वो कौन है, अधिकारी उपरीक या गवर्नर भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको, उपरीक या गवर्नर। और इसकी पदवी क्या होती थी, उपरीक महाराज की। और ये सामान्यतः क्या होता था, राज परिवार का। देखिए प्रांत किसमें बट गए, भुक्तियों में। और भुक्ति का अधिकारी क्या हो गया, उपरीक हो गया। अब जो सीमांत प्रदेश हैं, क्या है इसमें, सीमांत प्रदेश। सीमांत प्रदेश का जो अधिकारी है वो कौन हो गया, गोप्ता हो गया। गोप्ता कौन है, गोप्ता। सीमांत प्रदेश का अधिकारी कौन है, गोप्ता हो गया। राज परिवार से भिन्न व्यक्ति, देखिए किसी भुक्ति पर अगर कोई, ये तो उपरीक महाराज तो कौन है, राज परिवार का व्यक्ति है। और अगर कोई राज परिवार से भिन्न है तो उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता राष्ट्रीय। क्या कहा जाता दोस्तों, राष्ट्रीय। और ये किससे भिन्न है, राज परिवार से भिन्न। मतलब जो राज परिवार का होगा वो तो उपरीक महाराज, और राज परिवार जो भिन्न होगा उसको राष्ट्रीय। अब ये राष्ट्रीय क्या है, तो दशपुर एवं जो मालवा है उनका राष्ट्रीय तो कौन था, वो था बंधुवर्मन। कौन था, बंधुवर्मन। और देखिए आपका जो एरण है, भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख मिला, एरण का कौन था, घटोत्कच।
ठीक है। और आपका जो सौराष्ट्र, जो जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का, सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र का कौन था? पर्णदत्त। कौन था दोस्तों? पर्णदत्त। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की बात करते हैं इसके बाद। अब क्या है, ये जो भुक्ति हैं, इन भुक्तियों को विषय में बांटा गया। किस में बांटा गया? विषय में। देखिए इसका प्रांतीय प्रशासन, जो भुक्ति है, भुक्ति को किस में बांटा गया? विषय में। और जो विषय का प्रधान है वो कौन है? विषयपति। कौन है? विषयपति। और ये विषयपति ही कौन है? कुमारामात्य। देखिए कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रांतों को तो भुक्ति कहा और भुक्ति को किसने बांटा? विषय में। विषयपति का अधिकारी कौन है? कुमारामात्य। कुमारामात्य मैंने बताया आजकल का आईएएस। तो जिला का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। हो गया आपके सामने सब कुछ क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, जो ये जिला कलेक्टर है, विषयपति है, इसकी नियुक्ति कौन करता था उस समय? नियुक्ति तो कौन करता था? या तो गवर्नर या सम्राट द्वारा। मतलब इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? या तो गवर्नर करेगा या कौन करेगा? सम्राट करेगा। अब विषयपति की सहायता के लिए, विषयपति की सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति। कितनी सदस्यीय समिति होती थी? 4 सदस्यों की समिति। ठीक है, इसमें 4 सदस्य कौन थे? एक तो नगर श्रेष्ठी। कौन था? एक तो नगर श्रेष्ठी। दूसरा कौन था? सार्थवाह। ठीक है, और सार्थवाह कौन था? व्यापारिक प्रतिनिधि। व्यापारिक प्रतिनिधि। सार्थवाह जो है क्या है? व्यापारिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट कौन सा है? तीसरा प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक। अब जो प्रथम कुलिक है वो क्या है? शिल्पियों का प्रतिनिधि। शिल्पियों का प्रतिनिधि। और प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ ये क्या है? लेखक। देखिए गुप्त काल में जो है वो कायस्थ क्या एक जाति के रूप में स्थापित हो चुके थे। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट जो है वो है कि ये चीजें है ना, इसका कहाँ है? देखिए एक चीज रह गई इसमें कि ये जो सहायता है इसके उल्लेख कहाँ है? तो इनका उल्लेख जो है, ये समिति है, इसका उल्लेख कहाँ है? उल्लेख दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। और ये किसके समय का है? कुमार गुप्त का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे कि जो नगर प्रशासन है, क्या है? नगर प्रशासन। देखिए तो हो गया इसका प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन के बाद हम बात कर रहे हैं इसके नगर प्रशासन की। किसकी बात करेंगे? नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन, अब जो नगर प्रशासन है इसका क्या है? जो मेन होगा वो कौन होगा? नगर प्रशासन मेन है पुरपाल या द्रांगिक। नगर प्रशासन का प्रमुख कौन है इसका? पुरपाल या द्रांगिक। देखिए दोस्तों ये तो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी ही पड़ेगी कि गुप्त काल में नगर प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे? पुरपाल। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप ये सोच सकते हैं कि पुर क्या है? उस समय के नगर हैं और उनका जो पालन करता है वो कौन है? नगर प्रशासन का अधिकारी। और इस समय देखिए गिरनार का, देखिए जूनागढ़ अभिलेख में साफ है कि गिरनार का जो पुरपाल है या नगर अध्यक्ष है वो कौन है? चक्रपाली। कौन है? चक्रपालित। इसका जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया है ना। अब क्या है आपके सामने? जो ग्राम प्रशासन है, ग्राम प्रशासन। तो ग्राम प्रशासन की ग्राम है ना, ग्राम, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यही मौर्यों में थी।
सबसे छोटी इकाई। और इसका जो प्रमुख है वो यहां भी कौन है, मौर्यों की तरह ग्रामिक। कौन है दोस्तों, ग्रामिक। और वैदिक काल में कौन था, ग्रामणी था। ठीक है, अब ग्रामिक कौन कौन है, तो ये देखिए, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। महत्तर, अष्टकुलाधिकरण, कुटुम्बिन और पटलिक। ये जो चारों हैं ये किससे जुड़े हैं, ग्राम प्रशासन से। देखिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आए कि महत्तर, अष्टकुलाधिकरण, कुटुम्बिन और पटलिक हैं, तो अब आप क्या आंसर देंगे। आपके पास कई ऑप्शन हो गए कि गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी या गुप्त काल के ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, या आप कहें कि गुप्त काल के नगर प्रशासनिक अधिकारी, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करेंगे हम न्याय व्यवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं अब, न्याय व्यवस्था की। तो दोस्तों, जो न्याय व्यवस्था है मैंने आपको बताई दी गई थी कि जो न्यायाधीश है वो दोनों प्रकार के मामलों में क्या करते थे। देखिए, मौर्य काल में भी दो थे, कंटक शोधन और धर्मस्थीय। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि न्याय व्यवस्था कैसी हो गई थी अब तक आकर विकसित हो गई। ठीक है, नारद और बृहस्पति ने क्या किया, उल्लेख किया है न्याय व्यवस्था का। ये विकसित हो गई, ये उल्लेख किसने किया है, नारद स्मृति एवं बृहस्पति स्मृति में। नारद स्मृति एवं बृहस्पति स्मृति में न्याय व्यवस्था के विकसित होने का उल्लेख है। फिर क्या है कि इसी काल में पहली बार क्या हुआ, दीवानी एवं फौजदारी कानूनों की अलग से क्या की गई, व्याख्या। कानूनों की अलग से क्या की गई, व्याख्या की गई। इस काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून अलग से बताए गए और उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट कानून भी कब आए, गुप्त काल में आए। उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट कानून भी गुप्त काल में ही आए। दोस्तों, न्याय व्यवस्था क्या हुई, विकसित हो गई। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति दोनों ने बताया, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों न्याय की किताबें हैं। और फिर इस काल में क्या हुआ, दीवानी और फौजदारी कानूनों की अलग से व्याख्या की गई और उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट कानून बनाया गया। स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्थानीय समितियों की। किसकी बात करेंगे हम, स्थानीय समिति। स्थानीय समिति। अब जो देखिए दोस्तों, जो स्थानीय समितियां हैं तो ये क्या कह रही है कि आपकी एक श्रेणी है, ठीक है, एक क्या है आपकी पूग है और एक क्या है आपकी कुल है। अब देखिए, जो श्रेणी है ये तो क्या है, व्यावसायिक समिति है। कैसी है, व्यावसायिक समिति, ठीक है। और ये जो आपकी पूग है ये क्या है, विभिन्न शिल्पियों एवं जातियों की समिति। जातियों की समिति हो गई, ठीक है। और जो कुल है ये क्या है, एक ही परिवार। कुल क्या है आपका, एक ही परिवार का संगठन। क्या है दोस्तों, एक ही परिवार का संगठन हो गया, ये हो गया कुल। अब बात करेंगे हम इस समय की अर्थव्यवस्था की।
कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए श्रेणी क्या है, श्रेणी हो गई आपके एक व्यावसायिक समिति, ठीक है। पूक क्या हो गई, विभिन्न शिल्पी और जातियों की समिति। और कुल क्या है, एक ही परिवार के सदस्यों का संगठन हो गया। अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था कि भाई अर्थव्यवस्था इस समय कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी, देखिए कृषि क्या था इस समय का प्रमुख व्यवसाय। कृषि को क्या बना दिया था, प्रमुख व्यवसाय, ठीक है। और कृषि से संबंधित अमर कोश, अमर कोश में क्या दे रखा है, हलों की बनावट का वर्णन, बनावट का वर्णन अमरकोश में दे रखा है। फिर इसके बाद कालिदास ने 2 फसलें बताई, कौन कौन सी, गन्ना एवं चावल। इसके अलावा कालिदास ने एक बात और बताई, वो क्या बताई कि काली मिर्च प्लस इलायची, ये दोनों कहां पे मिलती हैं, मलय पर्वत पे। मलय पर्वत, और मलय पर्वत क्या है आजकल का, नीलगिरी। भाई जिसको नीलगिरी नाम दे रखा है ना, वही क्या है, मलय पर्वत। ये बात किसने बताई, कालिदास ने। अब बात करते हैं हम वराह मिहिर की। तो जो वराह मिहिर हैं, इन्होंने क्या कहा, दुर्भिक्ष, क्या कहा, दुर्भिक्ष। और दुर्भिक्ष किसको कहते हैं, अकाल को। यानी इन्होंने अकाल का क्या किया है, वर्णन किया है वराह मिहिर ने, ठीक है। सिंचाई कहां से होती थी, सुदर्शन झील से। सिंचाई के लिए किसका निर्माण करवाया गया, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई, और सिंचाई के लिए नदियों से भी नहरें, नदियों से नहरें। देखिए सुदर्शन झील के जो वही जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। और जो आपके नदियों से नहरें निकाली गई थी, इसके लिए क्या है आपका, अमर कोश। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट, भूमि माप की इकाई। किसकी बात करेंगे अब, भूमि माप की इकाई। देखिए अभी अर्थव्यवस्था ही पढ़ रहे हैं इस समय की, कि अब भूमि माप की इस समय इकाई क्या थी। भूमि माप की इकाई, तो भूमि माप की इकाई कौन कौन सी आपके, द्रोणवाप, कुलवाप, ठीक है, पाटक। और तो भूमि माप की कुल इकाई हो गई द्रोणवाप, अर्धवाप और पाटक, ठीक है। तो आड़वाप, आड़वाप, आड़वाप के बाद आपके द्रोणमाप, ठीक है। द्रोणमाप के बाद आपका कुल्यवाप, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने क्या है कि कितने आड़वाप, 4 आड़वाप मिलकर के क्या बनाएंगे, एक द्रोणवाप। और 2 द्रोणवाप मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कुल्यवाप। सॉरी, 4 आड़वाप, एक द्रोणवाप, 8 द्रोणवाप मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कुल्यवाप। और 5 कुल्यवाप मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पाटक। यानी सबसे बड़ी इकाई तो क्या हो गई, पाटक सबसे बड़ी। और आड़वाप क्या हो गई, सबसे छोटी, ठीक है। ये हो गई भूमि माप की इकाइयां। मुख्य उद्योग, हमेशा हिंदुस्तान में तो मुख्य उद्योग एक ही आएगा आपका, सूती वस्त्र उद्योग। ये हो गया इसका मुख्य उद्योग, ठीक है। सोने के सिक्कों को क्या कहा इस समय, सोने के सिक्कों को क्या कह दिया आपके, दीनार। और देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, तो अमर कोश जो अमर सिंह ने लिखा है, इसमें किस किस का है आपके, बुनाई, कताई, हथकरघा,
बुनाई, कताई, हथकरघा, ठीक है, धागा और बुनाई, कताई, हथकरघा, धागा का उल्लेख अमरकोश में है। तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है उस समय का? महत्वपूर्ण उद्योग हो गया। सोने के सिक्कों को क्या कहा? दीनार कहा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि फायान ने, देखिए फायान ने क्या कहा कि आम जनता किसका प्रयोग करती थी? या तो वस्तु विनिमय या कोड़ियों का प्रयोग। किसका? कोड़ियों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसके बाद अब व्यापार। क्या है? व्यापार। देखिए जब गुप्त काल में क्या है, सामंतवाद ज्यादा पनप गया, छोटी छोटी शासन की इकाइयां हो गई, तो व्यापार तो कैसा होगा? गिरावट आएगी। व्यापार और व्यापार कैसा होगा? गिरावट आई। ठीक है, अब इस समय व्यापार किसके साथ रह गया? एक तो चीन प्लस बेजेंटाइन साम्राज्य। और जो बेजेंटाइन साम्राज्य इसको ही क्या कहते हैं? आपका पूर्वी रोमन। ठीक है, इसके साथ व्यापार किसका होता है? मसालों प्लस रेशम का। किसका हो रहा है? मसाले प्लस रेशम का। और चीन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फायान व्यापारी जहाज से वापस गया था। व्यापारी जहाज से वापस गया था। ये बातें मैंने आपको बता दी थी पहले भी कि फायान किससे गया था? जलमार्ग से वापस गया था। आया कैसे था? स्थलमार्ग से आया था। तो ये हो गई व्यापार। अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन की। किसकी बात करेंगे अब? सामाजिक जीवन की। अब सामाजिक जीवन, गुप्त काल का सामाजिक जीवन, तो इसमें क्या है? शूद्र भी सैनिक, शूद्र भी क्या है? सैनिक बनने लग गए हैं। और ह्वेनसांग ने, जो ह्वेनसांग आया जिसने सीयू की लिखी, उसने क्या कहा? शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा। क्या कहा दोस्तों? शूद्रों को कृषक कहा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में क्या कहा गया है कि चारुदत्त ब्राह्मण भी क्या करता था? ब्राह्मण चारुदत्त भी व्यापार करता था। क्या करता था दोस्तों? व्यापार, मृच्छकटिकम के अनुसार। और दूसरी बात, शूद्र एवं ब्राह्मण एक कुएं से पानी, एक कुएं से पानी। मैंने बताया था आपको मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना गणिका की कहानी है। तो इसने क्या कहा? शूद्र ब्राह्मण एक से ही क्या करते थे? पानी पीते थे। मयूर शर्मन ब्राह्मण, देखिए अब क्या है, कुछ भी कार्य के आधार पर वर्ण नहीं रहे, अब जाति बन गई है कि ब्राह्मण चारुदत्त व्यापार करने लगे। मयूर शर्मन ब्राह्मण ने कदम्ब वंश की स्थापना की। कदम्ब वंश की स्थापना, ठीक है। और मयूर शर्मन ब्राह्मण ने विजयोपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। कितनी बार? 18 बार करवाया अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इस समय समाज में क्या है? अस्पृश्यता आई। समाज में अस्पृश्यता आई। ह्वेनसांग कहता है कि चांडाल एक वर्ग था और चांडाल वर्ग क्या था? निम्नतम। चांडाल को अस्पृश्य कहा गया। चांडाल को अस्पृश्य कहा। नारद स्मृति में कितने? 15 प्रकार के दास, देखिए दासों का उल्लेख है। और मनु स्मृति में 7 प्रकार के दास।
नारद स्मृति में कितने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। और नारद ने ही क्या किया, दास मुक्ति का विधान किसने बनाया, आपके नारद ने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। नेक्स्ट आपके इस समय क्या थी, स्त्री शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। क्या था, स्त्री शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। स्त्री शिक्षा बेहतर थी। स्त्रियों को क्या कहा जाता, उपाध्याया और आचार्य। स्त्रियों को क्या कहा गया, उपाध्याया और आचार्य। साथ में क्या है, महाभारत में देखिए स्त्री के लिए क्या कहा गया है, महाभारत में पत्नी बिना जीवन, देखिए महाभारत में कहा है कि पत्नी बिना जीवन शून्य कहा गया। महाभारत में क्या कह दिया कि पत्नी बिना जीवन क्या है, शून्य है। और नारद व पाराशर ने, नारद स्मृति व पाराशर जो स्मृति है उसमें क्या है, विधवा विवाह का, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति में क्या है, विधवा विवाह का समर्थन। यह हो गया इसका सामाजिक जीवन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। इंपॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य इस समय के क्या हो गए कि एक नचना कुठार, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट ही है सब। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है, भूमरा नागोद का शिव मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मंदिर का प्रथम प्रमाण, मंदिर का प्रथम प्रमाण जो है वो क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके। इसके अलावा 513 ईस्वी में वल्लभी में, कहा, वल्लभी में क्या हुई, जैन संगीति हुई। और ये जो जैन संगीति है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था, आचार्य देवार्धी गणी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ही जो है ये मुझसे मिट गया है, तो इस समय के महत्वपूर्ण तथ्य ही चल रहे हैं। तो क्या है कि गंगा यमुना की मूर्ति भी किस समय की है, गुप्त काल की। गंगा यमुना की मूर्ति ये सब कहां की है, गुप्त काल की देन नहीं है। गंगा यमुना की मूर्ति अजंता व बाघ की गुफाएं, अजंता और बाघ की गुफाएं। देखिए अजंता महाराष्ट्र में और बाघ का है मध्य प्रदेश में। उन दोनों में जो बनी हुई गुफाएं हैं ये भी गुप्त काल की। अजंता की 16, 17 और 19 जो गुफा है वो किसकी है, गुप्त काल की। और बाघ की गुफाएं तो गुप्त काल की ही है। फिर क्या है, शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया, आर्यभट्ट ने, ठीक है। पाई, पाई क्या, ये का मान, ये भी किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। शून्य का सिद्धांत, पाई का मान, ठीक है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या,
ठीक है। इसके अलावा अणु सिद्धांत, परमाणु अणु सिद्धांत जो किसका है, वैशेषिक मत का, कणाद मुनि, वैशेषिक मत। और ये किसने दिया था, कणाद मुनि ने अणु सिद्धांत। ठीक है, ये भी क्या है आपके गुप्त काल का है। और ये इंपॉर्टेंट राजस्थान के लोगों के लिए कि भीनमाल, और भीनमाल कहाँ है आजकल, जालोर के गणितज्ञ, भीनमाल जालोर के गणितज्ञ नाम क्या है उनका, ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने क्या क्या दिया आपको, खंडना खद खाद्य, खंडन खाद्यक, खंड खाद्यक एवं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो ये सब चीजें हमारे क्या है, गुप्त काल की खोजें हैं। गंगा यमुना की मूर्ति इस समय बनी, अजंता बाग की गुफाएं मैंने बताई दिया आपको। शून्य का सिद्धांत यानी शून्य की पहली बार खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। पाई का मान किसने दिया, पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया। और पाई का मान क्या होता है आपके 22/7। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की क्या की, वैज्ञानिक व्याख्या की। अणु सिद्धांत किसने दिया, वैशेषिक मत का है, किसने दिया, कणाद मुनि ने दिया। और भीनमाल जो जालोर है हमारे राजस्थान का, उसका गणितज्ञ कौन है, ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने क्या क्या किताबें लिखी, खंडन खाद्यक और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये गुप्त प्रशासन, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज और गुप्त कला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने बात कर ली। देखिए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो पहली बार किसी मंदिर का क्या है, अवशेष मिला है। और वो किसे बना है, ईंटों से बना है। मतलब मंदिर का अवशेष का मतलब ये होता है कि ये आपका बेस हो गया, बेस के ऊपर ऐसे खंबे बना रखे हैं और उन खंबों के ऊपर क्या है, एक शिखर सा बना रखा है और कुल मिला के क्या हो गया आपका मंदिर जैसा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी, गुप्त काल के प्रशासन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब की बात हो गई। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और हमारे चैनल CMI पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करते रहो। आप सभी के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हमारा साथ देकर के हमारा हौसला बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।